की आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हो फर्स्ट चैप्टर। तो पहले मैं दिखा देती हूँ, एक अच्छा 5 की है और यहाँ पे आपको मैं चैप्टर दिखा देती हूँ। इस पाठ का नाम परिसंख्या। तो कुल मिला के 21 हमारे पास है। तो आज मैं पहले शुरू करती हूँ। पटना से नाथुला की यात्रा, विखेक वीडियो का बिखरना, मेरा बगीचा, ऐतिहासिक समारोह, सिंचाई, जितना खाओ उतना पकाओ, रॉस की जंग, मैंने नक्शा बना, हमारे पास फसले, जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण, मान गए लोहा, पानी और हम, सूरज के काम ने, हमारा जंगल, चलो सर्वे करें, रामू काका की दुकान, आवास, तरह तरह के व्यवसाय, रायपुर वाले चाचा की शादी, लगी जब बीमार पड़े। तो ये सबसे हमारे बिहार स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर है पटना से नाथुला की यात्रा। तो चैप्टर को जल्दी खत्म करती हूँ। पटना से नाथुला की यात्रा। 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात। ठंड से कांपते टूटते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पटना जंक्शन पर गंगटोक सिक्किम की राजधानी। आप तो जैसे जानते हो गंगटोक अपने स्मारक, सांस्कृतिक धरोहर और विभिन्न परिवेशों की पहचान, उनके संरक्षण को जानने की सबकी लालसा थी। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह पे पटना से उन्होंने सबसे पहले कहाँ उतरे? जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर। पहला प्रवाह था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। ठीक है, सिक्किम जाने के मार्ग में दार्जिलिंग आई। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। तो पश्चिम बंगाल का सुंदर स्थल दार्जिलिंग है। हरी भरी घाटियाँ और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वतीय श्रृंखला है। जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चढ़ते हुए ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में जी भरकर देखने के बाद भी मन नहीं भरा। तो इसमें कुछ थोड़े से क्वेश्चंस बताए हैं। 3 दो राजधानियों की बात लिखी गई है, लेख में की गई है। सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है, कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है, सब कुछ लोगों ने बताया। आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है। हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम लिखिए। भारत की कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों पर अपना पता करिए। ठीक है, इसे क्वेश्चन में लास्ट में करवाऊंगी। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया। जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान, तो दार्जिलिंग में क्या थे? चाय बागान, चिड़ियाघर ने लुभाया। वही नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लॉयड बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु, पक्षी, तितलियां, हिमालय जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम सब लोगों का मन मोह लिया। जूलॉजिकल पार्क एवं कुछ जगहों में हमने याक नामक एक पशु को देखा। ठीक है, जब किसी ने पशु को देखा उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में यह पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से ही याक रहना संभव है। तो देख सकते हैं यहाँ चाय का बागान, यहाँ पे याक। ठंडे इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं? क्योंकि ठंड से बचाव होती है। जैसा देखिए, रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंद रहा। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे दूर बहुत ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियाँ बादलों से भरी थी। कभी कभी चाय बागानों में हम से नीचे भी बादल दिख रहे थे। यहाँ से हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। ठीक है, पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नजदीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। यहाँ भारत के गौरव तेनजिंग नोरगे का आदमकद मूर्ति लगी है। कहाँ लगी है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में भारत के गौरव तेनजिंग नोरगे की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार था। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। यही मुझे तेनजिंग नोरगे के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो चलिए नेक्स्ट कुछ जानकारी मिली जो इस प्रकार। पर्वतारोहियों के साथ तेनजिंग 30 साल की उम्र से ही कूली के रूप में जाते रहते थे। तेनजिंग यू तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताई थी। वैसे तो उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी बॉबी नोरवो, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, को पीठ पर लाद कर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार वांगनी को बचाया। सन 1953 में तेनजिंग नोरगे सर एडमंड हिलैरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्था को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी से सन 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। अब भारत में पर्वतारोहण की कई संस्थान हैं। अनेक लोगों ने कई चोटियों पर विजय भी हासिल की है।
इसके बावजूद हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो, वह एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कुली तथा गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। यह बहुत सम्मान का पद है। तेनजिंग नोरगे को भी सिरदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था। संस्थान में पर्वतारोहण के काम आने वाले विभिन्न प्रकार की सामग्रियों संजो कर रखी गई। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों की ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करना पड़ता है। उन्होंने विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है। उसके बाद देख सकते हो संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती हैं। आंख के लिए चश्मा और हाथों के लिए दस्ताने आवश्यक है। यहाँ हम लोगों ने बर्फ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग भी देखा। इसके बाद हम लोग प्रशिक्षण देखने गए। यहाँ पर पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लादकर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जा रहा था। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदास के सहारे चढ़ाई करवाई जाए। सभी मजे लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। हाल फिलहाल की बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। चलिए लेकिन किनकी समान कर सकता होती तो आप यहाँ से लिख लेंगे। दार्जिलिंग की यात्रा के बाद हमने अपने पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक समुद्र से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। ऊपर नीचे ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियाँ। शहर के अंदर कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डिब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता है। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नजारा। साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूलों, हरे पौधों से सुंदर सजावट। दोनों तरफ सजी धजी दुकान। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफी की चुस्कियाँ का मजा ही कुछ और था। तरह तरह के फूल के पौधे से सुंदर सड़क का दृश्य देखते ही बनता था। यहाँ सड़क के किनारे पागंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य थी। तिस्ता यहाँ की एक मुख्य नदी है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती है। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे सरल और तिरंगे कपड़े पहनते हैं। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बॉन्टिकल गार्डन, उमटेक मॉनेस्ट्री आदि देखा। उमटेक मॉनेस्ट्री का पापा बौद्ध धर्म का निवास है। बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल था। एक दिन हम लोग गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र स्तर से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई से नाथुला घूमे गए। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर है। तो नाथुला जैसे बोल दिया जाएगा कि कहाँ है, तो ये भारत और तिब्बत की सीमा पर है जो 14,500 है। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े ऊपर चढ़े ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ी थी। सड़क एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे घर दिखाई देते एक मन घबरा जाता था। आखिर नाथुला आ गया। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे। उत्साहित और अंधेरा ऊंचाई पर सांस से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी लहरा रहा था। अपने देश की रक्षा की सीमा पर चौकस और सैनिक हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आई। 50-8 सीढ़ियों से भी चढ़ना मुश्किल था। सांस फूलने लगी। सैनिक बर्फ पर न चलने पर एवं सीढ़ी पर रुक चढ़ने को कह रहे थे। बच्चे को दौड़ने के लिए मना किया। बच्चे तो ठहरे बच्चे बोला कहाँ रुकने वाले। एक बच्चा बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे जल्दी कैंप ले आओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। सैनिकों ने उसे मेडिकल कैंप में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार का बच्चा स्वस्थ हो गया। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। चीन के यात्री इस कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया तक आते थे। ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, साक्ष्य वातावरण, साथ माहौल में सभी को अपनी आकर्षित करते हैं। ऐसी भावना के साथ सभी लोगों ने वापसी यात्रा शुरू की। रिटर्न भारतीय सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया? क्योंकि हम लोग को पता है। तो ये सारे क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं अध्याय 2 लेके आऊँगी। लाइक